मैं हूं सत्येंद्र रंजन। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूरोप यात्रा की। इसे दुनिया में बहुत अहमियत दी जा रही है। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर लौटे हैं और वो एक बहुत ही ऐसे मौके पे गए हैं जब उनके पास 3 बहुत ख़ास असाइनमेंट है। वो सबसे पहले जो G7 7 सबसे धनी देशों का जो संगठन है G7 उसकी शिखर बैठक में भाग लेंगे। उसके बाद वो ब्रसेल्स में नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमेरिका लेड यूरोपियन देशों का एक सैनिक गठबंधन है जो कोल्ड वॉर के दिनों में सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए बना था, लेकिन वो बाद में अमेरिका ने उसे अपनी दुनिया पर जो उसका वर्चस्व है उसे कायम रखने के लिए बनाए रखा। तो नाटो के जो सदस्य देश हैं नाटो, उनके साथ में वो बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। और सबसे आखिर में 16 जून को जिनेवा में उनकी शिखर वार्ता होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो ये 3 बड़े मौक़ों के लिए जो बाइडेन यूरोप गए हैं। लेकिन ये जो तीनों मौके हैं उसके बारे में एक जो यूरोप की जानी मानी वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट पॉलिटिको, उसने अपनी हेडिंग दी है कि एलिफेंट इन द रूम चाइना। यानी बातचीत का जो कमरा है वहाँ जो सबसे बड़ी मौजूदगी है वो है चीन की। यानी जो पश्चिमी देश हैं वो चीन का मुकाबला कैसे करें, ये सबसे बड़ा एजेंडा है उनका वहाँ बातचीत करने के लिए। अब ये एक ऐसा एजेंडा है जिसमें पिछले राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे डोनाल्ड ट्रंप, वो लगे रहे। जब से जो बाइडेन आए हैं उन्होंने भी इसे अपना एजेंडा बना रखा है। लेकिन विडंबना ये है कि जो देश बयानों में, राजनीतिक इरादों में चीन को रोकने की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका जो बिहेवियर है जब कारोबार की बात आती है तो कुछ उल्टा दिखता है। जैसे ठीक इसी मौके पर जब जो बाइडेन उस बड़े एलिफेंट का मुकाबला करने के लिए यूरोप गए हैं, मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हुए कि सभी सहयोगी देशों को साथ में लेकर वो चीन का मुकाबला करना चाहते हैं, उसी वक्त जो अमेरिका की एक जानी मानी न्यूज़ वेबसाइट है कंजर्टियम न्यूज़, उसने एक खबर छापी है कि ब्रिटेन जो इस पूरे प्रोजेक्ट में, चीन को कंटेन करने के प्रोजेक्ट में अमेरिका का साथी है, उसने पिछले साल वहाँ से जो चीन के लिए एक्सपोर्ट हुआ मिलिट्री साजो सामान का या ड्यूअल यूज, जिसका मिलिट्री यूज भी हो सकता है और गैर मिलिट्री यूज भी हो सकता है, ऐसे ड्यूअल यूज वाले जो सामग्रियाँ हैं, इसका जो एक्सपोर्ट हुआ उसमें 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई। $1.6 बिलियन से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट ब्रिटेन से चीन को किया गया। उसमें तकरीबन $53 बिलियन की चीज़ें तो ऐसी हैं जो पूरी तरह से मिलिट्री यूज वाली है। अब ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी कि जिस समय चीन की सैनिक शक्ति को रोकने की कोशिश पश्चिमी देश कर रहे हैं, उसी समय वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी सामग्रियां भी चीन को दे रहे हैं, क्योंकि इसमें इस एक्सपोर्ट में उनका फ़ायदा है। हम लोगों ने देखा कि 2020 में जिस समय चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों ने सबसे ज़्यादा अभियान चलाया, उसी साल अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप के भी बहुत से देशों का चीन से एक्चुअल जो आयात निर्यात है वो बढ़ गया। ब्रिटेन का भी चीन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया, व्यापार भागीदार बन गया, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद उसके जो यूरोपीय देशों के साथ कुछ संबंध में दिक्कत आई, जो कारोबार के संबंध हैं, उसका फ़ायदा चीन को मिला और वहाँ से चीन का निर्यात भी बढ़ा और आयात भी बढ़ा। तो ये एक अजीब विडंबना है। ये विडंबना क्यों है, यह समझने की बात है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उसने बहुत ही एक रणनीतिक ढंग से दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में अपने पांव फैला लिए हैं, चाहे लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो। यहाँ पर जो उसका जो व्यापार और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो उसने
दुनिया में एक नई परिस्थिति पैदा कर दी है। अब जो बाइडेन जब इस बार यूरोप गए हैं, जाने के ठीक कुछ दिन ही पहले जो उन्होंने एक पुरानी परियोजना है ब्लू डॉट नेटवर्क, जिसके जरिए वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन को चुनौती देने के लिए बनाई गई थी, चीन को रोकने के लिए और चीन का ऑल्टरनेटिव देने के लिए, विकल्प देने के लिए बनाई गई थी, उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया है। लेकिन उसकी जो बारीकियां अगर आप देखें तो उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उसे इम्प्लीमेंट प्राइवेट कंपनियां करेंगी। वही प्राइवेट कंपनियां जिसे फायर कहा जाता है, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट, जो प्राइवेट कंपनियां जिनकी वजह से माइकल हडसन जैसे इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो मानते हैं कि अमेरिका का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और अमेरिकन कंपनियां चूँकि वहाँ पर उनको ज़्यादा मुनाफा जहाँ चीन में लगा, सस्ते लेबर की वजह से और बड़े बाज़ार की वजह से और सप्लाई चेन में जो एक सुविधा है उसकी वजह से उन्होंने चीन में निवेश किया। आज एक बार फिर हम लोग यह देख रहे हैं कि जब चीन ने अपने वित्तीय बाजार को ओपन किया है विदेशी कंपनियों के लिए, तो पिछले दिनों में जेपी मॉर्गन और ये गोल्डमैन सैक्स और ऐसी तमाम अमेरिकी कंपनियों ने वहाँ अपने निवेश में भारी बढ़ोतरी कर दी है, उन्होंने अपने दफ्तर खोल दिए हैं। ये इस हकीकत को समझने की आवश्यकता है जब हम लोग चीन को कंटेन करने की बात करते हैं, या जो चीन के कंटेन करने की जो अमेरिकी योजना है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ये एलिफेंट वहाँ मौजूद है, ये इस एलिफेंट का मुकाबला करना वो लोग चाहेंगे जो कल शिखर बैठक है या नेटो की बैठक है। अब पुतिन के साथ बैठक में तो क्या होगा, वो कितनी सद्भावना में होगी और कितने टकराव में ख़त्म होगी हम लोग जानते नहीं हैं। लेकिन इन सब में जो अमेरिका की मंशा है, पश्चिमी देशों की मंशा है, वो पूरा कर पाएंगे, इस पर खुद जो पश्चिमी मीडिया है उसको शक है, पश्चिम के जो विशेषज्ञ हैं उनको शक है, क्योंकि असल बात जहाँ पर चीन की जो ताकत है वो सैनिक नहीं है, तो वो ताकत उसकी आर्थिक है, और उस आर्थिक शक्ति को नज़रअंदाज कर नुकसान उठाने की जो एक बात जहाँ आती है वहाँ ना तो अमेरिका तैयार होता है ना यूरोपीय देश तैयार होते हैं। तो हम लोगों को इस कॉन्टेक्स्ट में जो शिखर बैठक है उसे देखना होगा और देखते हैं उसमें अंत में असल नतीजा क्या निकलता है। धन्यवाद।